Hello my dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें हमने बात की कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। साथ ही हमने बात की डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। आज हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हम रेडॉक्स पे बात करेंगे, साथ ही साथ हम कोरोजन और रेंसिडिटी पर भी बात करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। पहली बात जब हम करने वाले हैं वो है रेडॉक्स की। रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से मिलकर बनता है। पहला ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जब किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एक साथ, तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि इसे हम कहते हैं उपचयन और इसे कहते हैं अपचयन। उपचयन और अपचयन, हम पहले ये देख लें कि ये दोनों रिएक्शन होते क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया और कैसे पहचानेंगे कि रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए पहली कंडीशन, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन को जुड़ना है, तो ऐड या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, ये देखने के लिए कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। एक और है जो मैं आपसे बता देता हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर ऑक्सीजन जुड़े किसी अभिक्रिया में तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन हट जाए तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो भी ऑक्सीडेशन होता है। उसी तरह से हम रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन बिल्कुल इसका ठीक उसका उल्टा होता है। तो पहला इसमें क्या लिखे हम कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा लिखें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन बातें हो गई। कैसे पहचानेंगे कि हम ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। किसी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़े तो उसे रिडक्शन कहते हैं, किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़े तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, इसे आप कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो आप देखें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जोड़ना है तो हम क्या करें कि किसी सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, C+O2 CO2। यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ स्टेट लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लिखें, मान लो हम सोडियम लेते हैं सॉलिड और हाइड्रोजन लेते हैं गैस, तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन होकर मिलेगा, इसे मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये मिलेगा सोडियम हाइड्राइड। इसे बैलेंस कर लेते हैं फिलहाल, और ये होता है सॉलिड। आप देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस जगह पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ वो गया, तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। इस जगह पर आप देखो सोडियम के पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहाँ जैसे ही पहुंचा वहाँ उसके पास हाइड्रोजन है, तो प्लस हाइड्रोजन, जगह कम है तो एडिशन नहीं लिख रहा हूँ, प्लस हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहाँ, और उसके साथ क्या बना, सोडियम हाइड्राइड। इस जगह पर ये रिएक्शन पूरी तरह से रिडक्शन रिएक्शन है, इस जगह पर ये रिएक्शन पूरी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। प्लीज कॉपी करें। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स की। तो रेडॉक्स रिएक्शन, a reaction
in which oxidation and reduction occurs at the same time is called a redox reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाएं, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, दोनों के दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो हम रिएक्शन देखते हैं। मान लो हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड और इसका रिएक्शन कराते हैं कार्बन से। ये रिएक्शन देगा आपको जिंक प्लस CO2। यहाँ बैलेंस कर लें हम, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड और ये गैस। अब आप देखो, पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन के पास पहले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट जब बना तो कार्बन के पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर दोनों बातें देखने को मिल रही है कि किसी एक एलिमेंट से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और किसी एक एलिमेंट में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जिंक के लिए हम लिख दें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन के लिए हम लिख दें गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसे कहते हैं हम रिडक्शन, अभी पढ़ा हमने, और गेन ऑफ ऑक्सीजन इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये दो बातें पता चल गई। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस others and gets reduced itself। इसका क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसका नाम है, ये एक एजेंट है जो क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसी एक एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइज करना, यानी कि ऑक्सीजन देना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, टू गिव ऑक्सीजन। इसका ये काम हुआ। ये ऑक्सीजन किसी को देगा, अपने से दे, कहीं और से दे, लेकिन इसका काम है ऑक्सीजन देना। तो इसने ऑक्सीजन दिया, यहां देखो इस कंपाउंड को, इसने ऑक्सीजन दिया, यहां से ऑक्सीजन किसके पास गया? कार्बन के पास गया। तो इसने इस एलिमेंट को ऑक्सीजन डोनेट किया, तो ये बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और क्या लिखा है? गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ। अगर इससे ऑक्सीजन हट जाएगा तो ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में चला जाएगा। और ऑक्सीजन हटना, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो इसका खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। और इसने दूसरे को क्या किया? ऑक्सीडाइज। इसने दूसरे को ऑक्सीजन दिया तो इसने ऑक्सीडाइज किया, इसका खुद का ऑक्सीजन चला गया तो ये रिड्यूस हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीजन देता है और खुद का रिडक्शन कराता है, खुद का अपचयन कराता है। ये आपको याद रखना है। उसी तरह से दूसरी बात मैं क्या लिख दूं? यहां लिखता हूं मैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखेंगे? इट रिड्यूसेस अदर्स एंड गेट्स ऑक्सीडाइज itself। अब ये इसका उल्टा हो गया। ये क्या लिखेंगे? टू एक्सेप्ट
ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था। किसको देगा, इसको देगा, इस एलिमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इसने ऑक्सीजन लिया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी किसी भी एलिमेंट को रिड्यूस करेगा, अपचयित करेगा। इसका क्या हिंदी में मतलब है, अपचायक। ये दूसरे को अपचयित करता है। जिसे अपचयित करेगा उसका ऑक्सीजन लेगा। अपचयन यानी कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हटना। तो जिसको ये रिड्यूस करेगा उसका ऑक्सीजन लेगा, तो खुद के पास ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। ये आप अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि जो नाम है वो काम ये करता है, जो नाम है वो काम ये करता है। इसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन करेगा। इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करेगा। इतनी बातें आपको क्लियर हैं, आप इसे कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करेंगे इन दोनों के बारे में। अब हम एक दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। Fe सॉलिड प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस गिव्स FeSO4 एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। यहाँ इसका कलर मैं लिख दूं इट इज ब्लू इन कलर, और इसका कलर मैं लिख दूं इट इज ग्रीन इन कलर। ये नीला और ये हरा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, Fe अभी आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां आने के बाद इसके पास ऑक्सीजन है। यहां रिएक्टेंट में कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। आप खुद देखकर बता सकते हैं कि कॉपर के पास माइनस ऑक्सीजन हो गया और आयरन के पास प्लस ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब इसके पास ऑक्सीजन की कमी और इसके पास ऑक्सीजन की बढ़ोतरी, गेन। तो यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, दिस इज रिडक्शन। यहां ऑक्सीजन बढ़ गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। मैंने एरो लगा दिया है गलत आई थिंक, इसे हम यहां लगा देते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये क्लियर है आपको। अब आप यहां देखो, एक और चीज से हम इसे पता कर सकते हैं। मैंने आपको लिखवाया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशन में कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। हम उस चीज पर भी बात कर लें। आयरन को यहां आप देखो, आयरन फ्री स्टेट में है, ये दिस इज इन फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था जिसे कहते हैं। एक लोहे का टुकड़ा हम उठाएं, उसे हम कहते हैं फ्री स्टेट, यानी कि मुक्त अवस्था, किसी से भी रिएक्शन ना करे उस स्टेट को कहते हैं फ्री स्टेट। आयरन लोहे का टुकड़ा आसपास कहीं पड़ा हुआ है, भले उसमें जंग लगी हो, लेकिन लोहे का टुकड़ा उस केस में किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। और जब अभिक्रिया कोई ना करे, मुक्त अवस्था में हो यानी कि फ्री स्टेट में हो, तो उस पर जो वैलेंसी होती है वो होती है जीरो। इस पर जीरो वैलेंसी है। अब आप यहां देखो, जब यहां आया FeSO4 के पास आया, हमें पता है 9th क्लास वाले क्लास में हमने पढ़ा है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि आयरन सल्फेट है, उस पर -2 होती है उसकी वैलेंसी, और इसे मैं 2- लिखता हूं, और आयरन इसकी वैलेंसी होती है 2+। आप देखो यहां पर इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है। जब किसी कंपाउंड पे चार्ज नहीं होता, इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहां आप देखो सल्फेट के पास -2 और आयरन के पास +2, इसका मतलब +2 और -2 दोनों कैंसिल हो गए और इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब यहां देखो आप, आयरन के पास 0 चार्ज था, यहां कोई चार्ज नहीं था, इस पर +2 का चार्ज आया। प्लस का चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए, माइनस में कमी आ जाए, तभी तो प्लस का चार्ज आएगा। हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्लस का चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस का चार्ज दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्लस का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, -1-2 अगर निकाल दें
तो प्लस ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, प्लस के ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे। उस केस में क्या करेंगे हम, इस पर +2 का चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कॉपर के पास आ जाओ, CuSO4, फिर से यहाँ पर सल्फेट के पास -2 और इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इसका मतलब इस -2 को किसी +2 ने बैलेंस किया है, और वो +2 किसके पास है, कॉपर के पास। कॉपर के पास +2, सल्फेट के पास -2, दोनों हो गए कैंसिल आउट। अब हम बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास मिला कॉपर, फिर से देखो आप ध्यान से, कॉपर फ्री स्टेट में है, इसका मतलब 0। ये जो तांबे का टुकड़ा उठाया वो फ्री स्टेट वाला, वैसा वाला कॉपर मिला होगा, यहाँ रिएक्शन है बिल्कुल फ्री, किसी से रिएक्शन नहीं करने वाला। अब फ्री स्टेट में है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 का मतलब वही होता है। इसका मतलब क्या कि +2, इस चार्ज को किसी ने बैलेंस किया होगा, +2 में जब तक हम -2 ना जोड़ें तब तक वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस गेन किया, जिससे कि +2 और -2 दोनों बैलेंस हो गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख लो, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं रिडक्शन। और देखो ऊपर हमने वही लिखा है, हमने क्या किया, आयरन के पास ऑक्सीजन आ गया तो वो हो गया ऑक्सीडेशन, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो ये हो गया रिडक्शन। तो ये प्रोसेस भी है कि हम देख लें इलेक्ट्रॉन किसने छोड़ा, त्याग किया यानी कि लूज किया, और किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, अपनाया। उससे भी हमें पता चल जाएगा कि किसका लॉस हुआ, किसका गेन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। इतना आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। अब हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखने को नहीं आएगी, बस आपको इतना जानना है कि रिएक्शन होता क्या है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में जिनमें पूछा जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। तो जब आप जानेंगे नहीं कि वो रिएक्शन क्या होता है, उस रिएक्शन में होता क्या है, तब तक आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी, इस अभिक्रिया में क्या होता है, हीट यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि बाहर निकलती है, हीट लिबरेट होता है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या लिखें, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अधिकांश संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो अधिकांश कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल कराता हूं आपको, आपकी किताब में भी है ये रिएक्शन, Al प्लस Fe2O3 हीट, यहां पर बन जाएगा आपको Al2O3 प्लस Fe और प्लस हीट। सबके आगे सॉलिड लगा दें, सारे के सारे सॉलिड कंपाउंड्स हैं और एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, आप एक तरीके से जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह भी देख सकते हो। एल्यूमिनियम आयरन जो है उसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ आया एल्यूमिनियम और ये बाहर चला गया, गोज आउट, यानी कि डिस्प्लेस्ड, विस्थापित हुआ। आयरन से ज़्यादा पावरफुल है एल्यूमिनियम। हम जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने क्या किया, आयरन को उसकी जगह से हटाया और खुद जाकर बैठ गया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ क्या हुआ कि एल्यूमिनियम ने आयरन को हटाया और आयरन फ्री स्टेट में मिला,
इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि लोहा जो है वो पिघला हुआ बिल्कुल मोल्टन स्टेट में मिलता है। इसे हम कहते हैं थर्मिट वेल्डिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मिट वेल्डिंग। ये बहुत पॉपुलर प्रोसेस है जिससे रेलवे ट्रैक्स को जोड़ा जाता है। यूज्ड टू जॉइन रेल ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स, दो पटरियों के बीच में आपने एक काली धारी देखी होगी, वो एक्चुअली में क्या है, यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से उसको जोड़ दिया जाता है। दो पटरियों के बीच में ये एक पूरा का पूरा मिक्सचर रखा जाता है और इसे 1:3 रेशियो में वहाँ पर बर्न करते हैं। इस जगह पर क्या होता है, आयरन पूरा का पूरा मोल्टन स्टेट में आ जाता है और ये पूरा जॉइंट एक हो जाता है। उतनी बड़ी बड़ी पटरियों को वेल्डिंग मशीन से तो जोड़ना सही नहीं है। तो ये जब रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। तो हीट लिबरेट होगी तो क्या होगा, आसपास का जो लोहा है वो भी पिघल जाता है और ये पूरा का पूरा जॉइंट एक तरीके से बन जाता है। और ठंडा होने के बाद ये लगता है कि पूरा एक ही पीस है लोहे का, उसमें जॉइंट नहीं दिखता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है। अगला हम बात करेंगे, एक और रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, CH4 + O2 और ये देगा CO2 + H2O + हीट। यहाँ हम थोड़ा बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा दें और यहाँ भी 2 लगा दें, 2 और 2 4। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ गैस और ये लिक्विड। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मीथेन, ये गैस है, इससे उसका नाम है मीथेन। कार्बन एंड कंपाउंड, ये जो चैप्टर 4 आप पढ़ने वाले हो उसमें हम खूब बात करेंगे इसकी। तो मीथेन एक गैस है, कार्बन का कंपाउंड है। इसे जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चीज़ें बनती हैं और साथ में बहुत सारी ऊष्मा यानी कि हीट लिबरेट होती है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में मैं लिखता हूँ REKN। बहुत से लोग RECN भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिएक्शन लिख लेना। इतना आपको क्लियर है, प्लीज आप कॉपी करें। इस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अब हम, एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन लिखेंगे हम, इट रिक्वायर्स हीट टू कैरी आउट द रिएक्शन। इस रिएक्शन को करने के लिए हीट चाहिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। उष्मा चाहिए, इसे हीट चाहिए। तो कैसे रिएक्शन, तो लिखेंगे ऑल डिकम्पोजिशन, या हम लिखें मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन यानी कि विखंडन अभिक्रिया रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। अधिकांश, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एक रिएक्शन जिसमें चीजें टूटें, एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट बनाए, हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। उसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, अधिकतर देखा गया है। जैसे कि एक रिएक्शन की हम बात करें, CaCO3 सॉलिड, इसे हम हीट देंगे तो CaO सॉलिड + CO2 गैस। एक ऐसा कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड के नाम मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं लाइमस्टोन, या इसे हम कहते हैं मार्बल, और इसे ही हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3 नाम है इसके। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, मार्बल तो हम जानते ही हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हिंदी में लिख सकते हैं आप। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं क्विक लाइम, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये 2 नाम है इसके।
तो हमने देखा कि यहाँ एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में हीट प्रोवाइड करने से वो कंपाउंड टूट के दो में बट गई। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कोरोजन की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि क्षारण। आपने देखा होगा कि नदी, बहती नदी के आसपास की मिट्टी जो मुहाने पर होती है, किनारे पर होती है, वो कटती जाती है, कटते कटते नदी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्षय होना, यानी कि कोरोड होना। किसी भी परत पर, मेटल पे खास करके ये चीज़ें देखी जाती हैं कि मेटल की लेयर हटती जाती है किसी एक रिएक्शन की वजह से। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका रस्टिंग, यानी कि आयरन, जंग लगना। आयरन में हमने देखा है कि उसकी लेयर पर एक ब्राउनिश लेयर बनती है, उसे हम हटाते हैं, फिर से आयरन फ्रेश मिलता है, फिर एक ब्राउन लेयर बनती है, फिर हम हटाते हैं, तो हम देखते हैं लेयर बाय लेयर वो चीज़ हटती जा रही है। वो जो ब्राउन कलर का लेयर हमने हटाया, उसमें आयरन की प्रॉपर्टी अब खत्म हो चुकी है, अब वो किसी काम का नहीं है, उसे वापस आयरन बनाना पड़ेगा किसी रिएक्शन से, तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसे हटा देते हैं। दिवाली वगैरह में आपने देखा होगा, हम घरों के ग्रिल वगैरह में से हम जंग हटाते हैं, पेंट करते हैं वापस उसे। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो हम देखते हैं हिस्सा जहाँ की एक लेयर चढ़ जाती है, एक लेयर, एक परत चढ़ जाती है, उस परत को हम कहते हैं कोरोजन। और आयरन के लिए एक खास नाम दिया गया रस्टिंग। रस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोरोजन ओनली। किसी भी चीज़ में जंग लगना वो क्षय होने का ही एक प्रोसेस है। तो हम इसके लिए क्या लिखें, कंटिन्यूअस डिटोराइजेशन, यानी कि कमी होना, ऑफ अ मटेरियल मेनली फॉर मेटल्स इज कॉल्ड corrosion. For iron it is called rusting. आयरन के लिए इसे रस्टिंग कहा जाता है, बाकी सारे मेटल्स के लिए हम इसे कोरोजन का नाम देंगे। तो इसके लिए हम रिएक्शन लिखें। सबसे पहले आयरन के लिए लिखें Fe plus O2 plus H2O gives Fe2O3.H2O। ये तो सॉलिड स्टेट में, ये गैस जिसे हम कहते हैं एयर, ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, और ये है मॉइस्चर, यानी कि हवा में नमी। और इससे जो प्रोडक्ट बना, ये जो कंपाउंड है, इसी चीज को हम कहते हैं रस्टिंग। यानी कि ये एक्चुअली में क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि H2O इसमें जुड़ा हुआ है। जब भी किसी कंपाउंड में H2O जुड़ा हुआ मिले आपको, आप समझ लेना कि वो एक क्रिस्टल है। इसे बैलेंस हम कर सकते हैं। वैसे इसमें हम कितने अमाउंट ऑफ मॉइस्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर भी X लगा दें, आयरन के आगे हम 2 लगा दें और इसके आगे हम 3 लगा दें, आयरन के आगे हम 4 लगा दें, बेहतर होगा, और इसे हम बैलेंस कर दें। वैसे तो हम चाहें तो इस हिसाब से इसके लिए हम लिख सकते हैं 2, वी कैन राइट इट। मैंने इसलिए नहीं लिखा, यहां मैं लिखता हूं A। अब आप देखो, मैंने लिखा यहां पर A और यहां मैं लिखता हूं X। आप देखो कि यहां जो A जो नंबर आएगा वो X और 2 का प्रोडक्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं हियर A इक्वल्स टू 2X। हम इस पर ना जाएं कि कितने मॉइस्चर के कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए, यानी कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए। हम बस इतना देखें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए वो कैसे निकाल सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय X। यहाँ जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, कोरोजन इन कॉपर। देखो, कॉपर एक बहुत ही आलसी एलिमेंट है, बहुत ही सुस्त, इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर को रखा जाता है गोल्ड की श्रेणी में। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनकी श्रेणी में कॉपर आता है ऊपर। बहुत सुस्त है, बहुत देर से रिएक्शन करता है, और इसको रिएक्शन करने के लिए सब कुछ चाहिए। तो हम क्या लिखें कि Cu सॉलिड
प्लस CO2 गैस प्लस H2O, ये हम लिखेंगे मॉइस्चर, ये देगा हमें CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, और इसका कलर होगा ग्रीन। आपके घरों में जितने भी तांबे के बर्तन हैं उनमें आपने देखा होगा एक ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है, एक हरी परत चढ़ जाती है बहुत दिनों के बाद। वही हरी परत, उसके लिए जंग लगना है, यानी कि रस्टिंग है। जिसे आयरन के लिए नाम दिया गया रस्टिंग, कॉपर के लिए नाम देते हैं कोरोजन, यानी कि उसका क्षय होना। वो जो ऊपर की लेयर है किसी काम की नहीं, जो ग्रीन हो गई, अब उसे हटाना पड़ेगा, तब अंदर मिलेगा आपको कॉपर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं सिल्वर का, तो हम लिखेंगे फॉर सिल्वर। इसके लिए हम लिखेंगे Ag यानी कि सिल्वर सॉलिड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपको मिलेगा फ्रॉम एयर, ये मिलता है, जहरीली गैस होती है ये मिलता है हम लोगों को गाड़ियों से, पॉल्यूशन की वजह से मिलता है। इसी से चांदी काली पड़ जाती है। ये इससे रिएक्शन करके बनाएगा Ag2S प्लस H2 गैस, और इसका कलर होता है ब्लैक। आपने देखा है अक्सर चांदी पर हम कहते हैं सल्फाइड की लेयर चढ़ गई, वही होती है Ag2S की लेयर, जो कि ब्लैक कलर की होती है। अभी भी मैंने चांदी पहनी हुई है, इसमें भी ब्लैक कलर की लेयर है एक, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, इसमें चांदी की लेयर है और ये ब्लैक कलर की लेयर इस पर चढ़ी हुई है। इसे मुझे वॉश करवाने के लिए देना है और लॉकडाउन की वजह से मैं इसे दे नहीं पा रहा। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर है कि कोरोजन क्या होता है और रस्टिंग क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, दोनों प्रोसेस में एक्चुअली में कंपाउंड के साथ या एलिमेंट के साथ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेंसिडिटी। प्लीज इसे कॉपी करें। तो रेंसिडिटी की बात करें हम, विकृत गंधिता इसका नाम है। विकृत गंधिता का मतलब खराब गंध, जो बदबू जिसे हम कहते हैं, खाने से बदबू आती है हमें बहुत, मान लो 2-3 दिनों तक रह जाए या फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें भी देखते हैं कि खाने से बदबू आनी शुरू हो जाती है। सुबह हमने कुछ बनाया अच्छा और शाम तक उसमें गंध आ जाती है। गर्मी में अक्सर हम ऐसा देखते हैं, अगर हम फ्रिज ना यूज़ करें तो, अगर लाइट चली जाए बाय द चांस। तो विकृत गंधिता के लिए लिखेंगे हम, इट इज़ अ प्रोसेस in which oil or fat present in food reacts with oxygen to give a foul smell and बैड टेस्ट टू द फूड। ये मेरी आदत हो गई है अब, कभी कभी साउथ इंडियन एक्सेंट में फूड फूड करने की आदत हो गई है, तो प्लीज़ इग्नोर। फूड, खाने में सड़ी हुई बदबू आ जाए और खाने का टेस्ट खराब हो जाए, खट्टा हो जाए इनफैक्ट, और उसमें सड़ी हुई बदबू आ जाए, प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। और इसके प्रिवेंशन क्या क्या हम लिख दें, यानी कि बचाव। पहला हम क्या लिखें, यूज एयर टाइट बैग्स या जार। जो खाना हम बनाते हैं या हमने बहुत दिनों तक रिस्टोर करके रखना है उसे, और हमने ऑयल में उसे तला है या सेका है, तो हम क्या करें, उसे एक एयर टाइट बैग में या जार में रखें ताकि हवा से संपर्क ना हो। हवा से संपर्क कांटेक्ट में आएगा और हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाएगा, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा क्या देखें कि या तो हम उसे रेफ्रिजरेशन कर दें, यानी कि फ्रिज में रखें बहुत देर तक, जब तक हम उसे यूज़ ना कर लें, या फिर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालें या नाइट्रोजन के साथ उसे पैक करें। हम जो वेफर्स खाते हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि उपचयन अभिक्रिया को रोकता है, इस रिएक्शन को नहीं होने देता है। तो क्या लिखें हम, यूज नाइट्रोजन गैस। तीसरा, यूज एंटीऑक्सीडेंट इन या टू पैक
फूड, और लास्ट प्रोसेस हम क्या लिख रहे हैं, यूज रेफ्रिजरेशन। ये 4 प्रोसेस के साथ हम रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं, रेंसिडिटी ना हो इसके लिए हम इन चारों प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। आप देखते भी हैं खाने के सामान में हम नाइट्रोजन वाला जो वेफर का पैकेट फुला हुआ होता है, देखते हैं आप कि उसमें इतना सा ही भरा होता है, बाकी हवा होती है। वो एक्चुअली में हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस डालते हैं उसमें, ताकि नाइट्रोजन, वो जो खाना उसमें है उसमें उसे ऑयल में तला गया है, इससे क्या होगा, ज़्यादा देर तक हवा के संपर्क में आने से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और वो सड़ी हुई गंध प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। इसलिए टू प्रिवेंट दैट हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। इसके साथ हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक रहता है, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। उसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। अगली वीडियो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पर ही होगी और उसमें बहुत सारे रिएक्शंस मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा। जितने रिएक्शंस अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे। पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।